हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्लास 10th का मैथ्स अपने स्टार्ट किया हुआ है, तो मैथ्स में हम आगे का सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं। मैथ्स में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की हुई थी, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट तक आपको करा दिया था। अभी अब हम आज आगे का डिस्कस करेंगे अपने, तो आगे जो भी डिस्कस करना है देखते हैं। इससे अगला न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि थर्ड का सेकेंड पार्ट। क्या बोला है? द लार्जर ऑफ टू supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, find them। हमें कहा गया है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना, तो 18 वाले छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, तो हमें वो दोनों एंगल को फाइंड आउट करना है। फाइंड देम बोला है, तो कैसे करेंगे? देखो, जो फाइंड करना होता है उसको एक्स और वाई मान लेते हैं, तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई मान लीजिए। अच्छा, पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ये एक्स और वाई जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो क्या होगा? तो देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? तो अगर एक्स और वाई सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो पहली इक्वेशन ये आ गई कि नहीं आई? अच्छा, सेकंड इक्वेशन में हमसे बोल रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं बनेगी? कि भाई x जो है वो y से 18 ज़्यादा है, तो y में 18 ऐड कर दिया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं होंगे? तो ये बन गई पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन ये। अब इन दोनों को सोल्व करना है, तो बिल्कुल कल मैं मेथड सिखा चुका हूँ आपको, सब्सटीट्यूशन मेथड। कल और परसों 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड इसी बात के कराएं कि आपसे सब्सटीट्यूशन मेथड अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो एक बार देखिएगा आप, इसमें क्या करना है। देखो, यहाँ से हमने x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि x की ये वाली वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो, x की जगह y प्लस 18 पुट कर दिया, y को y रखा, 180 को 180 रखा। यहाँ से सोल्व करने पर हमें y इज इक्व टू 81 मिला कि नहीं मिला? ठीक है, y इज इक्व टू 81 हमारा आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 2, ये वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 2 में कैसे पुट करेंगे? तो इक्वेशन नंबर 2 हमें ऊपर गिवन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 99। तो हमारे दो जो एंगल्स हैं वो आ गए 81 एंड 99, दो एंगल्स आ गए 81 एंड 99। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए। मैंने आपको कैलकुलेशन नहीं समझाई है, क्यों? क्योंकि आप क्लास 10th में हो और ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, सो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यस, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो क्या बोला गया है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज। एक क्रिकेट का कोच है जिसने 7 बैट्स को परचेज किया, 6 बॉल्स को परचेज किया, और कितने रुपए देने पड़े उसे? 3,800 रुपीज देने पड़े। अच्छा, उसके बाद लेटर सी वाइज उन्होंने खरीदी, वो जो कोच है वो लेडीज है, तो उसने जो खरीदे 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल खरीदी, उसके बाद उसे देने पड़े 1,750 रुपीज़। तो हमें बताना है कि उसके हिसाब से हर एक बैट का और हर एक बॉल का कितना कॉस्ट हुआ, यानी कि बैट कितने रुपए का खरीदा उसने और बॉल कितने रुपए की खरीदी, एक बॉल एक बैट। ठीक है, तो देखते हैं। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसी को एक्स और वाई मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पर सेम वही चीज़ की है। देखो, माना कि एक बॉल की जो कॉस्ट है वो एक्स है और एक बैट की जो कॉस्ट है वो वाई है, वाई रुपीज़ एक्स रुपीज़ मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन हमें कही गई है कि फर्स्ट कंडीशन में उसने 7 बॉल्स खरीदी, तो 7 बॉल और एक बॉल का कितने रुपए है? वो सॉरी 7 बैट खरीदे उसने, फर्स्ट कंडीशन में 7 बैट्स खरीदे, तो 7 बैट, तो 7 और एक बैट का कॉस्ट है वाई, तो 7 बैट का वाई कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7 वाई होगा कि नहीं? वही एक बैट का कॉस्ट 22 रुपीज़ है, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7 बाई हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ, हो गया। तो 7 बाई प्लस
एक बॉल की कॉस्ट x है तो 6 बॉलों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6x हो गई। अच्छा, अगर दोनों की कॉस्ट हम ऐड कर दें तो उसने जो कोच ने उसे शॉपकीपर को पैसे दिए थे वो ही आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। यानी कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स उसे कितने रुपए की मिली 3800 रुपीज़ की मिली। तो ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी बताओ, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन, 3 बैट खरीदे उसने तो 3y और 5 बॉल खरीदी यानी कि 5x, कितने रुपए की खरीदी 1750 रुपीज़ की खरीदी। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो आपसे सब कुछ आता है, अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे बता देना। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 50 और y की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपीज़। यानी कि आपका जो हमने बॉल की जो कॉस्ट मानी थी वो हमने y मानी थी ऊपर रेट वाले में, तो हमने y की बॉल की जो कॉस्ट मानी है वो y मानी है और y की x मानी है। बॉल की कॉस्ट जो मानी है वो x मानी है, तो बॉल की जो कॉस्ट मानी है x और x की वैल्यू आई है 50, यानी कि एक बॉल की कॉस्ट आपकी 50 रुपये है, यानी कि एक बॉल आपको 50 रुपये की पड़ी। और एक बैट कितने का पड़ा x रुपये का माना था, y रुपये का माना था, तो y रुपये कितने का है 500 रुपीज़। तो एक बैट पड़ा आपको 500 रुपीज़ का। ठीक है, ये अपना आ गया आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कुछ है तो आप मुझे बोल दीजिए, हम लोग डिस्कस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आगे हम डिस्कस करें नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट में क्या कहा गया है हमसे वो देखो, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जितनी भी बड़ी सिटीज़ होती हैं, मान लीजिए दिल्ली बॉम्बे वगैरह, इनमें जब आप टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी बुक करने का एक फिक्स्ड चार्ज लगता है, और जो आपका जितने किलोमीटर आप ट्रेवल करते हैं वो तो आपको देना ही देना होता है। जैसे आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 2 किलोमीटर का तो आपको चार्ज देना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक फिक्स्ड चार्ज भी देना पड़ता है टैक्सी को बुक करने के लिए। ठीक है, तो यही क्या है कि कोई एक सिटी है जिसमें आपकी टैक्सी को बुक करना है तो आपको फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा और ट्रैवलिंग चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर आर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने के लिए आपको 105 पे देने पड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और 15 किलोमीटर चलने के लिए आपको 155 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है। व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्जेस एंड दी चार्ज पर किलोमीटर। उस शहर में टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर यानी कि ट्रैवलिंग चार्ज क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमसे बोला है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन आपका 25 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बताएंगे। देखो, जो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है फिक्स्ड चार्ज, हमें फाइंड आउट करना है चार्ज पर किलोमीटर यानी कि ट्रैवलिंग चार्ज। तो हमने एक्स और वाई मान लिया। इसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन में हमसे कहा गया है कि जो पर्सन है उसको 10 किलोमीटर चलना है। तो देखो, चाहे वो 10 चले या 50 चले, उसे फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा। तो जैसे ही उसने टैक्सी बुक की उसे क्या देना पड़ा होगा फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चलने वाला चार्ज। तो 1 किलोमीटर का वाई रुपये है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड चार्ज हो गया, ये आपका ट्रैवलिंग चार्ज हो गया। अच्छा, दोनों को मिला करके कितना देना पड़ा 105 रुपीज़। तो 105 रुपीज़ हमने इक्वल टू में पुट कर दिए, यानी कि ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में हमसे बोला गया है कि जो पर्सन है वो 15 किलोमीटर चला है, तो फिक्स्ड चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हुआ 155 रुपीज़ क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करोगे। सोल्व करने पर आप देखोगे कि आपको y की वैल्यू 10 मिलेगी, x की वैल्यू 5 मिलेगी। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 5 है, मतलब फिक्स्ड चार्ज आपका 5 रुपीज़ है। यानी कि जैसे ही आप टैक्सी बुक करोगे आपको 5 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे, चाहे आप ट्रेवल करो या ना करो। ठीक है,
चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि अब जितना भी आप ट्रेवल करोगे फिक्स चार्ज देने के बाद वो जो देना पड़ेगा वो आप हमने माना था 22 रुपये, और वाई की वैल्यू आई है 10 यानी कि 10 रुपये, यानी कि 1 किलोमीटर चलने के आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा था कि 25 किलोमीटर जाना है किसी पर्सन को, तो वो कितना रुपये देगा। तो देखो फिक्स चार्ज तो उसको देना ही पड़ेगा और 25 किलोमीटर का और देना पड़ेगा, तो x प्लस 25 बाई इतने रुपये देने पड़ेंगे। अब x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है। इसको सोल्व करने के बाद हमें पता लगा कि कोई बंदा अगर 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको 255 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। ठीक है। इसमें बताइए, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो आगे अगर हम देखें तो फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या बोला गया है? फिफ्थ पार्ट में बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन है जो कि हो जाती है 9/11। कब? अगर टू दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन क्या आ जाती है? 9/11। अगर हम दोनों में 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन हो जाती है 5/6। हमें फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन। तो देखो फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन, तो मैंने फ्रैक्शन को ही x अपॉन वाई मान लिया। फ्रैक्शन 2 टर्म्स में होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैंने माना फ्रैक्शन x अपॉन वाई है हमारा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड कर दें, फर्स्ट कंडीशन यही तो कही है कि दोनों में 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? 9/11 के इक्वल। तो देखो यहाँ से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करके इक्वल टू रख दिया 9/11। इसको सोल्व करने के बाद, इसी वाली इक्वेशन को सोल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली। x इज इक्वल टू आया y की टर्म में 9y माइनस 4/11, ये आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई कीजिए। सेकंड कंडीशन में हमसे बोला है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें तो क्या होगा? तो दोनों में 3 ऐड करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है। हमने दोनों में 3 ऐड कर दिया, इक्वल टू रख दिया 5/6। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। पुट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 1 से, यानी कि ये जो इक्वेशन है यहाँ से, यस, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू ये दे रखी है तो x की जगह ये 9y माइनस 4/11 पुट कर देना है। मैंने पुट कर दिया, देखो लिखा तो है पुट दी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। मैंने किया। यहाँ पे पुट करने के बाद एलसीएम वगैरह देने के बाद सब कुछ सोल्व करने के बाद हमारा जो मिलेगा वो y की वैल्यू हमें मिलेगी y इज इक्वल टू 9, और y की इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 7, और x और y आते ही हमें क्या मिल गया? हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 7, तो 7 अपॉन वाई यानी कि 7/9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। देखो जो हमने स्टार्टिंग में माना होता है ना, जैसे स्टार्टिंग में हमने फ्रैक्शन माना था x अपॉन वाई, अब x और y की आंसर वैल्यूज मिलते ही हमें आंसर मिल जाता है, यानी कि फ्रैक्शन x की जगह x पुट कर दो, y की जगह y पुट कर दो, हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो 7/9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्या बोला गया है? 6th क्वेश्चन में बोला गया है 5 years hence, अब से 5 साल पहले, 5 साल बाद। हैंस का मतलब होता है 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की जो एज है वो 3 times है उसके खुद के बेटे से। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकोब्स एज वाज 7 times ऑफ हिज सन। जैकोब की जो एज थी वो 7 टाइम थी अपने बेटे के मुकाबले। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है? हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। ऐसा तुमने 8th क्लास में भी कई क्वेश्चंस किए होंगे, 9th में भी कई क्वेश्चंस किए होंगे, 10th में भी हर एक्सरसाइज में आप ऐसा क्वेश्चन करोगे। ठीक है। तो देखते हैं, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है तो दोनों की प्रेजेंट एज x और y मान ली हमने। जैकोब की मान ली x और जैकोब के बेटे की, जैकोब सन की मान ली y ईयर्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? 5 साल बाद, तो दोनों की एज में 5-5 साल ऐड कर दो, x + 5 और y + 5।
ठीक है, 5 साल बाद हमसे बोल रहा है जो जैकब की एज थी, जो जैकब की एज थी वो उसकी बेटे की एज से 3 गुना थी। यानी कि ये 3 गुना का मतलब है जैकब अगर बेटे की एज में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ देखो दोनों की इक्वल हो गई। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद मुझे एक इक्वेशन मिली ये वाली, x इज इक्व टू 3y + 10। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन कंडीशन देखें तो सेकंड कंडीशन में कहा है 5 साल पहले। तो 5 साल पहले का मतलब है 5 कर दो दोनों में से सब्सट्रैक्ट। तो दोनों में से मैंने 5 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 5 को सब्सट्रैक्ट करते ही क्या हुआ, x - 5 इज इक्व टू 7y - 35 हो जाएगा, है ना। मतलब अच्छा 7 टाइम्स है, हमसे क्वेश्चन में 7 टाइम्स बोला है, आप देख सकते हो। तो मैंने बेटे की एज में 7 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो ये इक्वेशन हमें मिली, इसमें हम यहाँ से x की वैल्यू को इसमें x की जगह पुट कर सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है, पुट दी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें। तो x की वैल्यू को जैसे ही हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 10, और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 40। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब देखो हमने जैकब की एज क्या मानी थी, जैकब की एज मानी थी x, तो जैकब की एज x मानी थी और x की वैल्यू 40 आई है। इसका मतलब जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 40 ईयर्स है। और जैकब के बेटे की जो एज मानी थी हमने y ईयर्स मानी थी, y की वैल्यू 10 आई है, यानी कि जैकब के बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है, 10 ईयर्स है। यानी कि जैकब 40 ईयर्स का है और उसका बेटा 10 ईयर्स का है। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज ये वाली क्वेश्चन ये वाली एक्सरसाइज आपकी अभी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 3.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम 3.4 स्टार्ट करेंगे जिसमें एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हम सीखने वाले हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज हम क्लास एंड करते हैं। सो ओके, थैंक यू।